కేంద్ర కేబినెట్ మీటింగ్ ముగిసిన తర్వాత కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. उसमें से 8,11,000 मिलियन क्यूबिक फीट 8,11,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी अविभाजित आंध्र प्रदेश के हिस्से में 1976 में आया था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने 2004 में कंप्लेंट की केंद्र सरकार के पास और इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंतर्गत फिर सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया और इस ट्रिब्यूनल ने 2013 में अपनी रिपोर्ट तो दे दी थी, लेकिन उस समय आंध्र की सरकार कोर्ट चले गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दी और पब्लिश रिपोर्ट नहीं हो पाई। अब 2014 के बाद तेलंगाना राज्य का गठन भी हुआ और इसके चलते वाटर एलोकेशन नहीं हो पाया। एक बार फिर जब इसके ट्रिब्यूनल को एक्सटेंशन दी गई 31 मार्च 2024 तक, उससे पहले फिर कोर्ट गए जहां पर उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक स्टेट वाइज एलोकेशन करना चाहिए और उस पर भी उनको कोई राहत नहीं मिल पाई। अब की बार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने चारों राज्यों के बीच से गुजरने वाली इस कृष्णा नदी के जल बंटवारे को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग की और सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया। ट्रिब्यूनल ने 2016 में जो इनकी मांग थी वो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत खारिज कर दी थी, इसके रेफरेंस को खारिज कर दिया था। अब जब 2018 में तेलंगाना सरकार ने केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल बंटवारे को सीमित विषय पर भारत सरकार के समक्ष नई कंप्लेंट दायर की है तथा सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी रिट याचिका वापस कर ली, तो इसी परिप्रेक्ष्य में सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल विवाद के बंटवारे के लिए समाधान के लिए नए टर्म ऑफ रेफरेंस देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल अविभाजित आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी से आवंटित जल में से दोनों राज्यों के लिए बंटवारा करेगा जल का, और ये दोनों राज्यों में कार्यरत या निर्माणाधीन या भविष्य के लिए जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट वाइज वाटर एलोकेशन करेगा। तो ये भी तेलंगाना की जो एक मांग थी वो भी आज पूरी की गई उस तरह से। एक और विषय जो तेलंगाना राज्य से ले है, आपको याद होगा तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में ये प्रावधान था कि आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों के लिए एक एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, उसको स्थापना की जाएगी। आंध्र प्रदेश में इसकी पहले स्थापना हो चुकी है 2019 में। तेलंगाना में जमीन मिलने में बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन अब जब वो जमीन मिल गई है तो अब केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के चेयरमैनशिप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेयरमैनशिप में कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि आंध्र प्रदेश में 889 करोड़ की लागत से सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सरक्का तो तेलंगाना में वन देवता जो है हमारे सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसको खोलने का निर्णय लिया है। इसके विस्तार में माननीय किशन रेड्डी जी आपको बताएंगे। एक और निर्णय, कोविड का समय जब यहां से हम फाइनेंस की निर्णयों की ब्रीफिंग करते थे, उस समय भी आपने सब अनुभव किया होगा कि दुनिया के सामने हल्दी का महत्व क्या है, टर्मरिक का उपयोग क्या है, उससे क्या क्या गुण है, उसका पता भी चला। आज अगर दुनिया में देखा जाए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक
खपत करने वाला और निर्यात करने वाला सबसे बड़ा ऐसा देश है। आयुष सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत अगर हल्दी की जो बात की जाए उसका बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है, चाहे आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो। और आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो अपने एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल और अदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। आज अगर मैं हल्दी की बात करूं तो देश में जो हम 1600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं, इसका लक्ष्य रखा है लगभग 8400 करोड़ तक जाने का। $1 बिलियन तक इसको लेकर जाएंगे और ये टारगेट पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल ही अपने भाषण में नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाने की घोषणा तेलंगाना में एक सभा के दौरान की थी और आज उसकी नोटिफिकेशन भी की गई है। मैंने नोटिफिकेशन हुई इसलिए आपको उससे अवगत करवाना था कि आपको इसकी जानकारी मिल सके। एक और विषय जो सीसीए के अंतर्गत आया वो नॉर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट के बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए रिवाइज्ड कॉस्ट को अनुमोदन दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब लगभग 2431 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी संस्तुति की गई है। ये प्रोजेक्ट के बचे हुए कार्य अगले 30 महीनों में पूरे किए जाएंगे। इससे बिहार के औरंगाबाद और गया और झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों के 1,14,000 हेक्टेयर से अधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। थोड़ा मैं आपको इसके बैकग्राउंड इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि इतना पुराना प्रोजेक्ट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय शुरू होते थे, पूरे नहीं हो पाते थे। 1970 में नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया था और 1972 में इसको प्रारंभ किया गया। 1972 से 1993 के बीच में बिहार सरकार ने इस प्रोजेक्ट के डैम, बराज, लेफ्ट मेन कनाल और राइट मेन कनाल के कार्य को लगभग पूरा किया था। तो 1993 में डैम के पानी से बेतला नेशनल प्रोजेक्ट और ये सब इलाकों में प्रभाव पड़ता, तो उसके बाद उसको रोका गया। बिहार और झारखंड के साथ लगते इलाकों में लोगों को जिनकी जमीनें भी जानी या जिनका उस समय जमीन अधिग्रहण भी किया गया और प्रोजेक्ट चल भी रहा था, लेकिन 93 के बाद इस पर कोई गति नहीं बन पाई। 2017 में कैबिनेट द्वारा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 1622 करोड़ रुपए की मंजूरी उस समय दी गई, लेकिन आज जो मंजूरी दी गई है वो राइट मेन कनाल, लेफ्ट मेन कनाल को कंप्लीट लाइनिंग और गया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को निर्माण को भी पूरा करने के लिए अनुमति दे दी गई ताकि प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। और इस डैम के जो प्रभावित लोग होंगे, आउस्टी होंगे, उनको कॉम्पनसेशन पैकेज को रिवाइज किया गया है। जनहित में एक और बड़ा निर्णय किया गया कि एक और तो प्रोजेक्ट पूरा होगा तो 10,000 हेक्टेयर की भूमि को इरिगेशन यानी कि सिंचाई योग्य बनाया जाएगा, 10,000 हेक्टेयर की भूमि को। वहीं पर जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको 6.5 लाख रुपया का अतिरिक्त सेंट्रल ग्रांट दिया जाएगा। तो एक और सिंचाई योग्य भूमि हो जाएगी। लाखों हेक्टेयर भूमि को, लाखों एकड़ भूमि को वहां पे लाभ मिलेगा इसको। और दूसरी ओर जिनकी जमीन गई उनको इसमें से 6.5 लाख रुपए की अतिरिक्त सेंट्रल ग्रांट मिलेगी। एक अंतिम निर्णय जो मैं आपको से अवगत करवाऊंगा, अंडमान निकोबार आइलैंड टेनेंसी रेगुलेशन 2023, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव टेनेंसी रेगुलेशन 2023, लक्षद्वीप टेनेंसी रेगुलेशन 2023 को प्रोमोलगेट करने का निर्णय किया गया है, इसको घोषणा की गई है। ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट जून 2021 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था,
इसके पीछे मूल उद्देश्य था कि इस रेगुलेशन के द्वारा मकान मालिकों एवं किराएदारों के हितों और अधिकारों के बीच एक बैलेंस स्थापित किया जा सके, जिससे मकान मालिक किराए पर अपने मकान को देने के लिए उसको कोई चिंता ना हो, क्योंकि अधिकार एक बराबर होंगे और